रात के 3:03 ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन के अंदर एक पोस्टल वर्कर हल्की सी पीली रोशनी में चिट्ठियां छाट रहा है कि तभी ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। वो शुरुआत में ध्यान नहीं देता, ट्रेन का इस तरीके से रुकना आम बात है, लेकिन उसके बाद 1 मिनट गुजरता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ट्रेन टस से मस नहीं होती। अब उसके अंदर एक अजीब सा डर आता है, जिसके बाद वो धीरे से अपने डब्बे का आगे वाला दरवाजा खोलता है, लेकिन उसे जो सामने देखता है उसे देखकर वो घबरा जाता है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि गाइस आगे ना कोई डब्बा है और ना ट्रेन का कोई इंजन। आगे है बस काली खाली सुनसान पटरी। ये ऐसा है जैसे किसी ने पूरे डिब्बे को रात के अंधेरे में निगल लिया हो। लेकिन डराने वाली बात यह है कि जो डिब्बा अब गायब हो चुका है वो कोई मामूली डिब्बा नहीं था। उस डिब्बे में भरे थे 2.6 मिलियन पाउंड्स, यानी आज के हिसाब से करीब 700 करोड़ रुपए। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर एक चलती हुई ट्रेन का आधा हिस्सा कैसे गायब हो सकता है? आखिर उस पैसे से भरे डब्बे को किसने और क्यों चुराया? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम ब्रिटेन के इतिहास की उस काली रात के अंदर चलेंगे जिसमें इस देश का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे अजीब क्राइम हुआ था, जिसे कहा जाता है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तो गाइस तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस चोरी को डिकोड करेंगे बल्कि हम इनके अपराधियों के अंजाम को भी देखेंगे। तो देखो, ये कहानी शुरू होती है इस चोरी से करीब 30 साल पहले से। मिलिए ब्रूस रेनॉल्ड से। इसका जन्म लंदन में 1931 में हुआ था। ये लड़का बचपन से ही ठोकरें खाता रहा। 4 साल की उम्र में माँ चल बसी, इसलिए घर नाम की उसे कभी कोई चीज मिली ही नहीं। जेल में आना जाना लगा रहा, पर जेल ने उसे सुधारा नहीं, बल्कि वो उल्टा खुद ये कहता था कि उसके लिए जेल जाना स्कूल से सीधे यूनिवर्सिटी जाने जैसा है, क्योंकि बाहर वो सिर्फ दुकानों के शीशे तोड़ता था, पर अंदर वो उन लोगों से मिल रहा था जिन्होंने बड़ी बड़ी तिजोरियां उड़ाई थीं। और बस फिर क्या था, यहीं से ही एक छोटा मोटा चोर सोच समझकर प्लानिंग करने वाला एक प्रोफेशनल रॉबर बन गया, जिसे उसकी गैंग बुलाती थी नेपोलियन। लेकिन रेनॉल्ड्स के लिए ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं था। टेलर्ड सूट, महंगी जगह डिनर, गाड़ी, वो खुद को एक जेंटलमैन थीफ कहता था। उसका एक ही सपना था, अपनी जिंदगी में एक परफेक्ट क्राइम करना। और साल 1965 में वो परफेक्ट मौका खुद उसके पास चलकर आ गया। असल में उसके गैंग के एक आदमी ने उसे एक अंदर की खबर दी कि 8 अगस्त की रात एक मेल ट्रेन बकिंगमशायर से गुजरेगी और ये कोई आम ट्रेन नहीं होगी। इसमें बैंक का करीब 2 मिलियन पाउंड पैसा भेजा जाएगा, जो सारा पैसा सिर्फ एक ही डब्बे में होने वाला था, इंजन के ठीक पीछे वाला हाई वैल्यू पैकेज कोच यानी HVP। यानी अब रेनॉल्ड्स को जगह भी पता थी, समय भी पता थी और पैसे के बारे में भी पूरी नॉलेज थी। अब बस एक ही चीज बाकी थी कि आखिर चलती हुई ट्रेन को रोका कैसे जाएगा। रेनॉल्ड्स ने इसके लिए 15 आदमी की एक टीम बनाई, जिसमें एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर, एक फॉर्मूला 1 रेसर बनने का सपना देखने वाला गेट अवे ड्राइवर और बाकी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे। अब इसके बाद प्लानिंग शुरू की गई। रेनॉल्ड्स ने इसके लिए एक सुनसान फार्म हाउस खरीदा, जिसका नाम था लेदर स्लेट फार्म। ये ऊंचाई पर था, जहां से पुलिस दूर से भी आती तो दिखाई दे जाती। यही उनका हाइड आउट होने वाला था। अब चोरी का पूरा प्लान बना, जिसे 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया। पहला स्टेप था सीड्स क्रॉसिंग के सिग्नल पर ट्रेन को रोककर हाईजैक करना और फिर उसे आधा मील दूर ब्रिगो ब्रिज तक ले जाना। वहां खड़ी दूसरी टीम की मदद से ट्रेन के सारे पैसे को उतारकर एक ट्रक में भरकर वहां से भागना था। हर आदमी का काम तय था, हर 1 मिनट का पूरा हिसाब रखा गया था। रेनॉल्ड्स ने इस प्लान को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम कहा। अपना सिस्टीन चैपल, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई परफेक्ट प्लान जमीन पर एग्जीक्यूट किया जाता है तो क्या वो इतना परफेक्ट रह पाता है? देखो, ये जानने के लिए हमें चलना होगा चोरी की उस रात में, जहां पर जाकर आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस प्लान के साथ ऐसी कौन सी गलती हुई जिसने इस सिंपल से प्लान को एक खूनी प्लान में कन्वर्ट कर दिया। 8 अगस्त की रात ट्रेन ठीक 3:03 पर सीयर्स क्रॉसिंग पहुंचती है। सिग्नल के खंबे पर छिपे बैठे 2 रॉबर्स ट्रेन की रोशनी को दूर से ही देखते हैं
वो तुरंत ही हरी लाइट को छिपाने के लिए उस पर एक चमड़े का ग्लव चढ़ा देते हैं और लाल लाइट को एक बैटरी से जला देते हैं। रिजल्ट, ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स को उस अंधेरी रात में दूर से लाल सिग्नल दिखाई देता है और वो ट्रेन के ब्रेक लगा देता है। उसका असिस्टेंट डेविड विडबी नीचे खंबे पर लगे फोन से आगे के स्टेशन को कॉल करने के लिए उतरता है, पर जब वो रिसीवर कान से लगाता है तो लाइन बिल्कुल खाली थी, क्योंकि चोरों ने लाइन पहले ही काट दी थी। अब इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, उस अंधेरे से एक हाथ आगे निकलता है, विडबी को दबोचता है और कान में हल्के से फुसफुसाता है कि अगर चिल्लाने की कोशिश करी तो जान से जाएगा। गैंग ने तय किया था कि कोई भी खून खराबा नहीं होगा, पर जब रॉबर ट्रेन पर चढ़कर ड्राइवर जैक मिल्स पर झपटते हैं तो वो बचने के लिए हाथ पैर मारता है। तभी एक चोर एक रॉड उठाकर सीधा उसके सर पर मार देता है। मिल्स के चेहरे और सर के पीछे गहरे घाव हो जाते हैं, जिसके बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। अब इनमें से एक रॉवर पिकैक्स से HVP का दरवाजा तोड़ देता है। अंदर के 4 स्टाफ थोड़ी देर तक लड़ते हैं, पर उन्हें भी पकड़कर हाथ पैर बांधकर जमीन पर लेटा दिया जाता है और फिर टॉर्च की रोशनी में सामने आता है वही खजाना जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। 128 मेल बैग्स, सभी में नोट भरे हुए हैं। यानी अब ट्रेन पूरे ही तरीके से हाईजैक हो चुकी थी और प्लान का पहला हिस्सा एग्जीक्यूट हो चुका था। अब बारी है सेकंड फेज की, जिसके लिए उन्हें ट्रेन को आधा मील दूर ब्रिगो ब्रिज तक ले जाना है, जिसके बाद रॉबर्स इंजन और HPV डिब्बे को बाकी की ट्रेन से अलग कर देते हैं और अपने रिटायर्ड ड्राइवर को केबिन में बैठाते हैं। लेकिन जैसे ही उनका ड्राइवर केबिन के अंदर एंट्री लेता है, यहीं पर ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखो, उस बूढ़े ड्राइवर ने पुरानी इंजन चलाए थे, लेकिन ये ट्रेन मॉडर्न वैक्यूम ब्रेक पर चलती थी। केबिन में पहुंचते ही वो कंट्रोल्स देखकर बिल्कुल जम जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर ट्रेन चलानी कैसे है। अब इस पूरी ही रॉबरी की उम्मीद एक ही इंसान पर टिक जाती है, ट्रेन का मेन ड्राइवर जैक मिल्स, जो अभी भी खून से लथपथ आधा बेहोश जमीन पर पड़ा था। 2 रॉबर्स उसे जबरदस्ती उठाकर केबिन में खड़ा करते हैं और घायल मिल्स कांपते हुए हाथों से ट्रेन को धीरे धीरे ब्रिगो ब्रिज तक पहुंचा देता है। ब्रिज के अंधेरे में रेनॉल्ड्स कान लगाकर खड़ा हुआ है। दूर से ही ट्रेन की खड़खड़ाहट सुनते ही वो अपनी टीम को रेडियो पर सिर्फ 3 शब्द भेजता है, This is it। अब ट्रेन के रुकते ही ये रोवर्स एक इंसानी चेन बना लेते हैं, HPV डिब्बे से लेकर अपने आर्मी ट्रक तक। गुप्त अंधेरे में बिना एक शब्द बोले वो पुराने 1, 5 और 10 पाउंड के नोटों से भरे भारी भारी बैग्स एक दूसरे को पास करते जाते हैं। 3:30 बजे तक वो सभी पैसों के बैग्स को निकाल चुके थे। पीछे बचते हैं सिर्फ 8 बैग्स, पर रेनॉल्ड्स ऑर्डर देता है कि छोड़ दो, समय नहीं है। जिसके बाद 120 बैग लेकर ड्राइवर को हैंडकफ करके गैंग अंधेरे में गायब हो जाती है। अब इन रॉबर्स को ये लगता है कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम को एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने ही टाइम पीरियड में उन्होंने एक ऐसी छोटी सी गलती कर दी है जो खुद पुलिस को उनके पास लेकर आएगी। लेदर स्लेट फार्म पर पहुंचकर गैंग पैसे गिनने बैठती है। टोटल निकलता है 2.6 मिलियन पाउंड्स। पैसे सब में बराबर बांटे जाते हैं, जिससे सबके पास करीब 150,000 पाउंड्स आते हैं। अब बस कुछ दिन उन्हें इस फार्म हाउस में छिप कर बैठना था, लेकिन अगले ही दिन ब्रिटेन के हर एक न्यूज़पेपर पर ये हेडलाइन में छपता है, वो भी भारी रिवॉर्ड के साथ। रेडियो पर रॉबर्स खुद ये सुनते हैं कि पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही है। घबराहट में एक चोर चोरी में इस्तेमाल किए गए उस आर्मी ट्रक को पीला पेंट करने लगता है ताकि वो पहचाना ना जाए, लेकिन पेंट बीच में ही खत्म हो जाता है और वो आधा पीला ट्रक अब और भी ज्यादा संदिग्ध लगने लगता है। अब उसी रात इसी तनाव को भुलाने के लिए ये रॉबर्स एक और ऐसी गलती कर देते हैं जो आगे चलकर इन्हें ले डूबी। देखो, वो चोर असली पैसों के साथ मोनोपोली गेम खेलने लगते हैं, जहां पर वो एक और बड़ी गलती करते हैं। बोर्ड पर, नोटों पर, केचप की बोतल पर, हर एक चीज पर उनके हाथों के निशान लग जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह उन्हें रेडियो पर एक और बड़ा झटका लगता है। बंधे हुए ट्रेन स्टाफ ने पुलिस को ये बताया कि जाते समय एक रॉबर ने बार बार उससे कहा था कि 30 मिनट तक पुलिस को कॉल बिल्कुल मत करना। पुलिस ने इस छोटी सी बात का गहरा मतलब निकाला कि अगर रॉबर्स को भागने के लिए सिर्फ 30 मिनट चाहिए थे, तो ये पॉसिबल है कि उनका हाइड आउट ब्रिज से सिर्फ 30 मील के अंदर ही होगा और लेदर स्लेट फार्म वास्तव में चोरी वाली जगह से सिर्फ 27 मील की दूरी पर था। अब इसका एक साफ मतलब था, पुलिस अब और ज्यादा घेराबंदी के साथ और बड़े स्केल पर इस एरिया को सर्च करने वाली थी।
पकड़े जाने के डर से अब रॉबर्स वहां से निकलकर अपने अपने रास्ते भागने लगे, पर जाते जाते उन्होंने वो फार्म हाउस उन सबूतों से भर दिया जिनसे उनका पकड़ा जाना और आसान हो गया, क्योंकि अब इस जगह पर उन सब के 311 फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद थे। अब देखो, कुछ समय के बाद एक लोकल फार्मर ने रिवॉर्ड के लालच में पुलिस को उस संदिग्ध खाली पड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया, और जब पुलिस दरवाजा खोलती है तो अंदर उन्हें मिलता है खाली मेल बॉक्स का ढेर, कैश के रैपर्स, जले हुए कपड़े, आधा पीला ट्रक और वो मोनोपोली बोर्ड जो इस पूरी गैंग की किस्मत को तय करने वाला था। अब ये केस लंदन की एक एलाइड टीम फ्लाइंग स्क्वाड को दिया गया, जिसकी कमांड एक काफी सख्त डिटेक्टिव टॉमी बटलर के हाथों में थी। बटलर 54 साल का आदमी था जो अपनी मां के साथ रहता था, और इस केस के मिलने के बाद अब उसका सिर्फ एक ही सपना था, इन चोरों को जेल तक पहुंचाना। 1964 की शुरुआत तक 16 में से 10 लोग पकड़े जा चुके थे, 600 से ज्यादा सबूत थे और अदालत ने उन्हें 30-30 साल की सजा सुनाई, सब मिलाकर 300 साल से भी ऊपर। लेकिन बटलर के चेहरे पर अभी भी सुकून नहीं था, क्योंकि इस पूरे ही प्लान का मास्टरमाइंड अभी भी लापता था। और इसी पॉइंट पर ये कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स ये बखूबी जानता था कि अब उसकी बारी है। उसने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास भेजा और लंदन के बीच एक फ्लैट में छिप गया, सबके सामने फिर भी सबसे दूर। एक नई कार उसने एयरपोर्ट के पास खड़ी कर दी, एक चाल के रूप में, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। पर एक दिन अप्रैल 1964 में जब उसे ये पता चला कि उसकी पूरी गैंग को 30-30 साल की सजा मिल चुकी है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो सर मुड़वाता है, मूंछ बढ़ाता है, फेक पासपोर्ट बनवाता है और लंदन से सीधा मैक्सिको भाग जाता है। वहाँ उसने अपने सपने जैसी जिंदगी जी, महंगे डिनर, होटल्स, गाड़ियाँ और 5 साल में आज के करीब 3.6 मिलियन पाउंड्स उड़ा दिए। पर जो आदमी हर एक डिटेल प्लान पर नजर रखता था, उसके पास अब कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। पैसा खत्म हुआ और ना चाहते हुए भी 1968 में उसे वापस लंदन आना पड़ा, जिसके बाद 8 नवंबर 1968 की सुबह उसके घर की डोर बेल बजती है। रेनॉल्ड्स का 6 साल का बेटा दरवाजा खोलता है और उसके बाद एक डिटेक्टिव सीधा उसके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। आगे खड़े हैं टॉमी बटलर, जो सिर्फ उससे ये बोलते हैं, हेलो ब्रूस, बहुत समय हो गया। ब्रूस का जवाब था CS तलावी, यानी जिंदगी ऐसी ही है। जाने से पहले उसने अपने बेटे के सामने घुटने टेके और धीरे से कहा कि पापा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब वो बहुत लंबे समय के लिए दूर जा रहे हैं। रेनॉल्ड्स को 25 सालों की सजा हुई, जिसके बाद जब बटलर से पूछा गया कि अब ये पूरा ही मामला शांत हो चुका है, तो बटलर का सिर्फ एक ही जवाब था, नहीं, क्योंकि अभी भी 2 नाम बाकी थे। पहला था चार्ली विल्सन। इसे इतनी सख्त जेल में रखा गया कि हर 15 मिनट में गार्ड जांच करने आते थे और उसे बिना कपड़ों के सुलाया जाता था ताकि वो भाग न सके। पर एक रात 3 नकाबपोश आदमी लैडर और ग्रैपलिंग हुक से 20 फीट दीवार पर चढ़ते हैं, एक गार्ड को बांधकर चाबी चुराते हैं और 1 मिनट में विल्सन को लेकर दीवार के उस पार गायब हो जाते हैं। विल्सन कनाडा में नए नाम, प्लास्टिक सर्जरी से अपनाए गए नए चेहरे के साथ एक रेस्पेक्टेड फार्मर की जिंदगी बिताता है। पर फिर 1967 में उससे एक छोटी सी गलती हुई। उसने अपने यूके में रह रहे रिश्तेदारों को क्रिसमस पर बुलाया। चिट्ठी पकड़ी गई और बटलर ने 50 ऑफिसर्स के साथ उसका घर घेर लिया। और गाइस, यहीं से ही विल्सन की जिंदगी एक डरावना मोड़ लेती है। 1978 में छूटकर वो दोबारा से क्राइम की दुनिया में लौट गया और 1990 की एक सुबह एक अनजान नौजवान उसके घर पर आता है, 5 मिनट उससे बातें करता है और फिर अचानक से उसे गिराकर उसके सर में कई गोलियां दागकर वहां से गायब हो जाता है। आज तक किसी को भी नहीं पता कि उसे किसने और क्यों मारा। और यही है क्राइम की दुनिया का एक कड़वा सच। अब गाइस, इसके बाद एक और चोर की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प और फिल्मी बन जाती है। इसका नाम है रूनी बिग्स। वो जब जेल में था तब 1 साल के बाद जेल के यार्ड में एक ट्रक दीवार के पास आता है। एक आदमी 25 फुट दीवार पर रोप लैडर उतारता है और बिग्स दीवार फांककर ट्रक की छत पर कूद जाता है, जहां पहले से ही एक होल काटा गया था। वो लंदन के ट्रैफिक में गायब हो जाता है। फिर शुरू होती है दुनिया भर की भागदौड़। पेरिस में प्लास्टिक सर्जरी, ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट और आखिर में वो पहुंचता है ब्राजील, एक ऐसा देश जिसकी यूके के साथ कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। वो इस तरह बचता गया, वो भी बार बार। लेकिन बिग्स की ये कहानी यहाँ खत्म होने की बजाय और ज्यादा फिल्मी बन जाती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसे पकड़वाने के लिए एक्स सोल्जर्स तक भेजे। एक बार तो उसको उठाकर ड्रग देकर एक डफल बैग में ठूंस दिया गया जिस पर लिखा था लाइव एनाकोंडा।
उसे चुपके से बोट पर चढ़ाया गया, लेकिन वो फिर भी भाग गया। ब्राजील में उसने बहुत से इंटरव्यूज दिए, ऑटोग्राफ को बेचे और यहाँ तक कि खुद का एक गाना भी बनाया। पर 1999 में अपने 70वें बर्थडे पर उसे स्ट्रोक आ गया, जिससे उसका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया और तब थक हार कर 2001 में बिग्स को खुद ब्रिटेन वापस लौटना पड़ा और वापस लौटते ही उसे जेल में डाल दिया गया। साल 2009 में बीमारी के कारण ना चाहते हुए भी उसे रिलीज करना पड़ा। यानी इन शॉर्ट ये पूरी ही गैंग आगे चलकर सिर्फ अपनी कहानियां बेचकर ही और ज्यादा मशहूर हो रही थी। आगे चलकर इस चोरी का मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड्स और रोनी बिग्स दोनों 2013 में एक ही साल के अंदर दुनिया से चले गए। चोरी किए गए 2.6 मिलियन पाउंड्स में से पुलिस सिर्फ 343,000 पाउंड्स ही वापस ला पाई। बाकी करीब सारा ही पैसा आज तक लापता है, किसी को नहीं पता कि वो कहां गया। देखो, अब जब मैं इस पूरी ही कहानी के बारे में सोचता हूं तो सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है। एक इंसान जिसने एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान बनाया, हर एक रिस्क के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी उससे गलती हुई और उसे पकड़वाया पुलिस की कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी ने नहीं, एक मोनोपोली बोर्ड, कैचअप और फिंगरप्रिंट्स ने, और उसके गैंग के द्वारा कही गई वो छोटी सी बात कि 30 मिनट तक पुलिस को कॉल मत करना। और देखो, शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक छोटी सी भी गलती सब कुछ बिखेर देती है। और शायद इसलिए इतने सालों के बाद भी इस रॉबरी को दुनिया की कुछ सबसे परफेक्ट क्राइम्स में काउंट किया जाता है। वैसे आप मुझे बताओ कि अगर बाई चांस ये प्लान आप बना रहे होते तो इसमें आप और कौन सी चीज ऐड करते जिससे ये और ज्यादा परफेक्ट बन जाता। अगर आपको ये पूरी ही नॉलेज और मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस, तो हर एक वीडियो की तरह इसे भी लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही एक नई चीज आज आपको मेरे लिए करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और लगातार चैनल की वीडियोस देखते हैं तो आपको अब मेरा दूसरे चैनल को भी विजिट करना है। देखो, वहां पर भी मैं इसी तरीके की वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और वहां पर पूरा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सपोर्ट दिखाने के बाद आप एक बार मेरे सेकंड चैनल को भी विजिट जरूर कीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।